हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल ब्रिस्टियास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि 5 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का दैट इज़ एओसो का दोस्तों इंटरव्यू हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है दोस्तों। दैट इज़ आज तो पता है कि 4 तारीख है, 4 फरवरी है, तो कल से ही इंटरव्यू है। तो दोस्तों इस रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में पटना हाई कोर्ट का दोस्तों एक स्पेशल ग्रुप बनाया मैंने। उसमें लगभग 40 के आसपास जो है वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें से इंटरव्यू रिलेटेड 5 अच्छे वीडियो दोस्तों है। आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को कुछ लीगल टर्म्स, जुडिशियल टर्म्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको पता है कि जो इंटरव्यू पटना हाई कोर्ट में जो कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें बहुत सारे दोस्तों ऐसे बताया, दोस्तों से बातचीत के आधार पर पता चला है कि कुछ दोस्तों लीगल टर्म भी पूछे जाते हैं, मीनिंग, ठीक है। कुछ हिंदी वर्तनी पूछे जाते हैं, कुछ स्पेलिंग पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, जो आपको पता है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो दोस्तों जो एग्ज़ाम पेपर्स हुए हैं मेंस, उसमें से दोस्तों कुछ जो आपको डिजिटल इंडिया, जैसे आपको पता है कि आत्म डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत जो आया है, तो उसको भी थोड़ा अपने पेपर को देख लीजिएगा। उसका जो एंटरिम सिनोनिम्स जो है आप लोग उसको है कि उसको देख लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों इस वीडियो में देखिए आप लोग को क्या क्या बताने वाला हूँ। आपको दोस्तों बताऊंगा कि लीगल टर्म्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं, आपको हिट लिस्ट में रहते हैं हमेशा, लीगल टर्म्स, जुडिशियल टर्म्स बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बेल और पैरोल में क्या अंतर है, बेल का मतलब क्या होता है, पैरोल का मतलब क्या होता है, ये बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों जो आपको पता है कि 5 प्रकार का रिट्स होता है, तो रिट्स कौन कौन होते हैं, उसका जो है मीनिंग क्या होता है, आपको ये बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों ऑफेंस पता है 2 प्रकार का होता है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोनों में अंतर क्या है ये आपको बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों हाँ, ये 3-4 जो मैंने बताया दोस्तों, 3-4 पॉइंट जो है इस वीडियो में कवर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से अगर आप दोस्तों इस वीडियो में जितने भी दोस्तों पीडीएफ मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा, ये जो मैं बताऊंगा, पता है कि दोस्तों मैंने अपने हाथ से लिखा है, इंटरनेट से दोस्तों मैंने कलेक्शन किया है। तो अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से जो है आपका जो फ़ायदा होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों जो नए हैं तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जो ऑलरेडी दृष्टिया इस परिवार के दोस्तों मेंबर हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और देखिए मैंने पटना हाई कोर्ट का जब से दोस्तों मेंस का रिजल्ट आया है, उसके बाद मैंने सीपीटी पर बहुत वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे, तो लगभग 20 से 30 वीडियो बनाए हैं। और इंटरव्यू पर भी लगभग 5 या 6 वीडियो बनाए हैं। और आगे भी दोस्तों वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पता है कि मेरा मूल उद्देश्य है दोस्तों वीडियो बनाने का, कि जो भी भाई बहन हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं जो पटना और दिल्ली नहीं आ पाते हैं, उनको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि सभी का कल्याण हो दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा जो चैनल है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% फ्री एजुकेशनल चैनल है, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी अन्य एग्जाम आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर कि किन किन एग्ज़ाम का मुझे अनुभव है। तो जो भी जिस भी एग्ज़ाम का दोस्तों मुझे अनुभव है, तो उसके बारे में जो है आप लोग के साथ जो है साझा करता हूँ ज्ञान, ताकि आप लोग सभी का कल्याण हो दोस्तों, ठीक है। चलिए अब सीधे आते हैं हम लोग जो लीगल टर्म्स आपको बताने वाला था दोस्तों। सबसे बड़ा देखिए नीचे आ जाइए, यहीं से शुरू होता है। वो दोस्तों को पता है कि मैंने अभी लिखा है, इसको कलेक्शन किया है। और मैं बता दूं दोस्तों कि मेरा अभी पटना हाई कोर्ट एएसओ का इंटरव्यू है। मेरा डेट है दोस्तों 16 तारीख, 16 फरवरी। तब तक दोस्तों जो है मैं जो भी अपना तैयारी कर रहा हूँ इंटरव्यू को, आप लोगों के साथ जो है साझा करते रहूँगा, ठीक है। सीधे हम लोग चलिए पॉइंट पाते हैं। देखिए यहाँ पर लीगल टर्म्स, जुडिशियल टर्म्स यहाँ पर दिया गया है। इसका देखिए हम लोग मीनिंग देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए एफिडेविट सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेटिकल है, तो देख लीजिएगा एफिडेविट आप लोग बहुत बार सुनते होंगे। और दोस्तों पता है कि अगर कोर्ट के अलावा अन्य जगह भी जो आपको जब भी किसी को दोस्तों कोर्ट के अलावा भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए एसडीएम ऑफिस गए दोस्तों, कॉलिंग हो गया, तो एफिडेविट देना पड़ता है, ठीक है। तो एफिडेविट का दोस्तों मूल अर्थ जो होता है, बेसिक अर्थ होता है, वो शपथ होता है। तो अब लिखा हुआ क्या कि देखिए एफिडेविट मतलब होता है ए रिटन प्रिंटेड स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, मतलब शपथ एक तरह से कि हम जो कह रहे हैं, मेरा नाम जैसे XYZ है, मेरा गांव ये है, जो भी है दोस्तों, यही एफिडेविट का मतलब होता है, मतलब शपथ पत्र, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एडीआर का दोस्तों पता है फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो आपको देखिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड ऑफ सेटलिंग ए डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। हाँ दोस्तों देखिए इसमें देखिए अंतर एडीआर में कि आउटसाइड द कोर्ट, देखिए टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे लोक अदालत हुआ, ठीक है।
पंचायती जो आपको पता है गाँव में पंचायत होता है, सरपंच होते हैं, तो ये सब दोस्तों कोर्ट के बाहर होते हैं। ये बेसिकली दोस्तों सस्ता होते हैं, प्रक्रिया जो होता है आपको जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है उससे ये वंचित रहते हैं। मतलब इनमें को पता है कि कोर्ट में बहुत सारा प्रोसीडरल आपको डिले भी होता है, बहुत सारा खर्चा भी आता है। तो दोस्तों ये जो एडीआर है ये सस्ती होती है और थोड़ा फास्ट होती है, ठीक है। और दोस्तों इस आपको बता दूं कि एडीआर जो है बेसिकली 3 से 4 प्रकार इसका होता है। एक होता है दोस्तों मीडिएशन, एक होता है आर्बिट्रेशन, तीसरा दोस्तों कंसिलिएशन और चौथा दोस्तों निगोसिएशंस। तो ये 3 से 4 प्रकार के मेथड होते हैं जो एडीआर के अंतर्गत यूज किए जाते हैं कि बिना कोर्ट गए जो है अपना जो विवाद है उसको समाप्त किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एमिकस क्यूरी बहुत फेमस टर्म है दोस्तों। एमिकस क्यूरी इसका मतलब लैटिन वर्ड है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये क्या करते हैं दोस्तों, गिव एडवाइस टू द कोर्ट। जैसे सपोज किए दोस्तों मान लीजिए कोई मैटर है, कोई कॉम्प्लेक्स मैटर है, उसमें कोई अगर सीनियर एडवोकेट्स हैं दोस्तों तो वो क्या करते हैं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट एमिकस क्यूरी का काम करते हैं और जो जजेज हैं दोस्तों उनको सलाह देते हैं कि इस केस में क्या उचित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अपील, रिक्वेस्ट मेड आफ्टर ट्रायल बाय अ पार्टी दैट हैज़, क्या लिखा दोस्तों, ए रिक्वेस्ट मेड आफ्टर ट्रायल बाय ए पार्टी दैट हैज़ लॉस्ट। जैसे सपोज किए दोस्तों कोई किसी ने केस किया है, ठीक है, तो अगर वो केस हार जाता है तो अपने ऊपर हायर जुडिशरी में दोस्तों अपील करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने केस दोस्तों हाई कोर्ट में हार गया दोस्तों, वो क्या करेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, तो ये आपको अपील होता है। अपीलेंट दोस्तों कौन होता है, जो फाइल करता है अपील वो अपीलेंट कहलाता है। बेल दोस्तों देखो, बेल का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए दोस्तों जेल से बाहर आना। दोस्तों मैं आगे में बताऊंगा कि बेल का मतलब क्या होता है, बेल पैरोल से क्यों अलग है, ठीक है, इसलिए यहीं पे छोड़ देता हूँ। देखिए बेल का सिंपली मतलब होता है कि जो दोस्तों बेसिकली बेल जो है दोस्तों कन्विक्टेड को नहीं दिया जाता है, कन्विक्टेड को पैरोल दिया जाता है। बेल जो दोस्तों जो कन्विक्ट नहीं हुए हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों मैं आगे इस बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कैपिटल पनिशमेंट, एक क्राइम पनिशेबल बाय डेथ। आपको पता है कि जो अगर जिसने कोई हीनियस क्राइम कर दिया है, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, फांसी की सजा नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चैम्बर्स मतलब ऑफिस ऑफ जजेज होता है। कन्विक्शन, ए जजमेंट ऑफ गिल्ट। दोस्तों पता है कि देखिए कन्विक्शन मतलब होता है कि सजा का जो है सुना देना, उसका जो वर्डिक्ट दे देना। चैम्बर्स मैंने आपको बता ही दिया। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए जो दोस्तों ये है काउंसिल दोस्तों लीगल एडवाइस बाई लॉयर एडवोकेट्स। काउंसिल आपको पता ही होगा। कोर्ट जानते सब कुछ जानता है दोस्तों। पटना हाई कोर्ट में जो कोर्ट वर्ड है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट इंटाइटी ऑथोराइज टू रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है लीगल डिस्प्यूट्स को कहीं अन्य जगह नहीं कर सकते, आपको कोर्ट जाना ही होगा, चाहे वो सिविल कोर्ट हो दोस्तों या दोस्तों पटना हाई कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। तो आपको कोर्ट का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट इंटाइटी ऑथराइज टू रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट। नेक्स्ट दोस्तों डी फैक्टो दोस्तों क्या है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इनफैक्ट एक्चुअली। डी फैक्टो आप लोग दोस्तों डी जूरी भी नाम सुने होंगे, इसका मतलब इन लॉ होता है, ठीक है। डिफेंडेंट एंड इंडिविजुअल अगेंस्ट होम ए लॉ सूट इज फाइल। दोस्तों मैंने जो बचाव करता है किसी के खिलाफ जिसको केस हो जाता है तो बचाव अपने आप करता है, उसको डिपेंडेंट बोला जाता है। ड्यू प्रोसेस देखिए दोस्तों यहाँ पर दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू प्रोसेस एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दोस्तों देखिए हमारे संविधान में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और ड्यू प्रोसेस नहीं है। ड्यू प्रोसेस को दोस्तों अमेरिका के जो है सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का जो फेडरल कोर्ट है वहीं से लाया गया है। देखिए दोस्तों प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि जो भी कानून द्वारा जो एक्ट द्वारा जो स्थापित कानून है उसके तहत जो है किसी व्यक्ति का दोस्तों जीवन या संपत्ति का दोस्तों नुकसान किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए किसी ने दोस्तों क्राइम कर दिया, हीनियस क्राइम कर दिया, तो दोस्तों उसको क्या है कि जो एक प्रोसीजर है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसका फांसी की सजा जो है कोर्ट दोस्तों सुना देती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस का मतलब दोस्तों होता है फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल, ठीक है। दोस्तों ये जो ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आया है मेनका गांधी वाद में, ठीक है। उसी में देखिए मतलब क्या होता है, ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है जिसे कोई भी दोस्तों कानून है जो एक्ट है तो उसके द्वारा जो है दोस्तों जुडिशरी जो है फैसला देती है, ठीक है। जो भी आपको पता है, जो भी आपको आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, जो भी है दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट हो, इसके आधार पर जो है कोर्ट फैसला देती है कि एक व्यक्ति जो है इस क्राइम में इतना साल के लिए कन्विक्टेड है। लेकिन दोस्तों कुछ कानून जो बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों जिसे सपोज कीजिए आपको विधायिका ने कुछ लेजिस्लेचर ने कुछ जो है कानून बनाया जो कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है ये दोस्तों क्या है फेयर इम्पार्शियल है, फेयर जो है फेयर नहीं है, मतलब पार्शियल है उसमें। तो दोस्तों उस आधार पर जो है
जो अब सुप्रीम कोर्ट है ड्यू प्रोसेस के आधार पर क्या है कि उस कानून का परीक्षण करती है, और दोस्तों अगर जहाँ तक उनको लगता है कि अगर फेयर नहीं है, पार्शियल है, तो दोस्तों वहीं पर उसको क्वेश कर देती है। तो यहीं पर दोस्तों ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि जो कोर्ट है, जो हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, अपने विवेका जो अधिकार है उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं कि जो एक्ट पास हुआ है वो दोस्तों फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसी का मतलब होता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, मतलब ऑलरेडी पास्ड है, एक्ट है उसका, लेकिन ड्यू प्रोसेस दोस्तों ऑलरेडी पास्ड नहीं, वो जज के विवेकाधीन जो है डिपेंड करता है केस बाय केस कि इसमें क्या उचित फैसला देना चाहिए। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। और ड्यू प्रोसेस लॉ को दोस्तों मेनका गांधी जो वाद हुआ था उसमें सबसे पहले लाया गया था, और ये अमेरिका के फेडरल कोर्ट से आया है, ठीक है। यानी एविडेंस दोस्तों आपको पता है, एविडेंस मतलब साक्ष्य, जो किसी व्यक्ति ने अगर क्राइम किया है तो उसका दोस्तों जो सबूत है उसको एविडेंस बोला जाता है। फाइल, जैसे केस फाइल करना, टू प्लेस ए पेपर इन ऑफिशियल कस्टडी ऑफ रजिस्ट्रार, उससे मतलब यानी बोलता है केस फाइल किया हूँ पटना हाई कोर्ट में, मतलब कि ऑफिशियल जिस रजिस्ट्री में आपको पता है कि पहले रजिस्ट्री करना पड़ता है किसी भी केस को, तो जब से ही दोस्तों रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको केस फाइल कहा जाता है। हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब दोस्तों यू हैव द बॉडी, दोस्तों इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हेबियस कॉर्पस जो होता है दोस्तों रिट्स होता है, आर्टिकल 32 और दोस्तों आर्टिकल 226 226 आपको पता है कि अंतर्गत 5 प्रकार के रिट्स होते हैं, दोस्तों हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग, ठीक है, पता ही होगा। जज, देखिए दोस्तों जज कौन होते हैं, एन ऑफिसर ऑथोरिटी टू डिसाइड लॉ सूट, ठीक है, वैसे व्यक्ति कोई भी दोस्तों फैसला नहीं दे सकता है, वो ऑथराइज होते हैं, ये ऑफिसर ऑफ द जुडिशियल ब्रांच, ठीक है, जज हो गए दोस्तों, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए जजमेंट का मतलब ऑफिशियल डिसीजन ऑफ ए कोर्ट, आपको पता ही होगा। जुडिक्शन, देखिए दोस्तों जुडिक्शन का पता मतलब होता है ज्योग्राफिकल एरिया, टेरिटोरियल जुडिक्शन, जैसे आपको पटना हाई कोर्ट का दोस्तों आप कहेंगे कि जुडिक्शन बिहार के जितना भी दोस्तों ज्योग्राफिकल एरिया है लगभग 94,000 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उसके अंतर्गत दोस्तों पटना हाई कोर्ट का जुडिक्शन झारखंड पर लागू नहीं होगा, ठीक है, और झारखंड हाई कोर्ट का जुडिक्शन बिहार पर लागू नहीं होगा, तो ये होता है जुडिक्शन। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब दोस्तों द स्टडी ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ पर्सन टू हियर एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल। पैरोल दोस्तों रिलीज ऑफ ए पर्सन इनमेट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पैरोल वर्सेज बेल आ गया, मैंने यहीं पर देखिए पूछा जा सकता है कि अगर जैसे आप बेल बोलेंगे दोस्तों तो फिर पैरोल ही पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिमांड मतलब दोस्तों सेंट बैक, मतलब आज बोला जाता है कि पुलिस ने दोस्तों रिमांड मांगी, मतलब कि पुलिस फिर से दोस्तों जो है अगर जेल चले गए हैं तो उनसे पूछताछ करने के लिए रिमांड मांगती है कोर्ट के माध्यम से, तो उसी को रिमांड मतलब सेंट बैक कहता है। सेंटेंस दोस्तों, ये सेंटेंस मतलब वाक्य नहीं है यहाँ पर, यहाँ दोस्तों सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट ऑर्डर बाई ए कोर्ट कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम, ठीक है। यहाँ पर पनिशमेंट जो दिया जाता है, ये जो कन्विक्टेड व्यक्ति होते हैं उसको सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। जिसे फैसला, सजा उसको बोल सकते हैं। वर्डिक्ट, द फाइनल आउटकम डिसीजन ऑफ ए केस, पता है वर्डिक्ट मतलब फैसला। वारंट दोस्तों कोर्ट ऑथराइजेशन टू कंडक्ट ए सर्च और मेक एन अरेस्ट, ठीक है, इसको वारंट कहा जाता है। अब ये तो टर्म बहुत कॉमन है दोस्तों, पूछा जाता है कि आपके पास पुलिस के पास पूछा जाता है कि जैसे कोई भी किसी भी घर के पास अगर पुलिस पहुंची तो आदमी पूछता है दोस्तों कि आपके पास वारंट है, कोर्ट का वारंट है, तो कोर्ट का वारंट मतलब यही होता है कि कोर्ट ऑथराइजेशन टू कंडक्ट ए सर्च और मेक एन अरेस्ट। रीट दोस्तों, रीट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट पूछा जा सकता है। रीट का मतलब दोस्तों कहाँ से आया, देखिए जो रीट वर्ड है, रिटेन कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन, मतलब ठीक है, मतलब पर्सन डायरेक्टिंग ए पर्सन टू, मतलब कि उसको अरेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्या किया, दोस्तों 5 प्रकार का रीट होता है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ जान लीजिए रीट जो वर्ड है आया है रिटेन कोर्ट ऑर्डर से आया, ठीक है, और 5 प्रकार का रीट होता है, मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, ये हो गया, ठीक है दोस्तों, मैंने ये बता दिया है। हाँ दोस्तों देखिए, अब देखिए अब हम लोग रीट के बारे में बताएंगे। देखिए सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि ये जो रीट है जो है ये रिटन कोर्ट ऑर्डर होता है इसका मतलब, और ये आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है 5 प्रकार का, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं रीट दोस्तों 5 प्रकार के रीट जो है, तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स। अब 5 रीट दोस्तों कौन कौन है देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं। पहला नंबर दोस्तों हेबियस कॉर्पस, दूसरा मंडामस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा दोस्तों सेरेटरी, और लास्ट जो है क्वो वारंटो, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। हाँ देखिए, तो ये पहला का मतलब हम लोग जानते हैं, देखिए पहला का मतलब जानते हैं हेबियस कॉर्पस जो होता है रीट, उसका दोस्तों मतलब होता है टू हैव द बॉडी या यू हैव द बॉडी, ठीक है, इसका मतलब होता है टू दोस्तों कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, तो अगर वो व्यक्ति दोस्तों कोर्ट में जाता है तो कोर्ट है पुलिस अधिकारी को दोस्तों रीट जारी करेगी
कि जो एक्स व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको मेरे सामने प्रोड्यूस कीजिए। अगर दोस्तों कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति ने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है तो तुरंत दोस्तों वहाँ पर उसको व्यक्ति को रिलीज करने का दोस्तों आदेश देता है और पुलिस को दोस्तों छोड़ना पड़ता है। तो इसका दोस्तों हेबियस कॉर्पस का मतलब यही होता है, यू हैव द बॉडी, और इसका दोस्तों इसमें रिलीज करना पड़ता है। और हेबियस कॉर्पस का दोस्तों हिंदी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जो भी हिंदी माध्यम से है वो भी ध्यान रखेंगे कि इसका अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में होता है हेबियस कॉर्पस। दोस्तों जो दूसरा है रीट्स, उसका दोस्तों होता है मैंडेमस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा मैंडेमस, और इसका हिंदी होता है परमादेश। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ऑर्डर टू ऑफिसर टू डू हिजर ड्यूटी। सपोज के दोस्तों सपोज की एग्जांपल जैसे डीएम है, ठीक है, चाहे डीएम है, एसपी है किसी जिला का, दोस्तों वो काम नहीं कर रहे हैं, जो उनका ड्यूटी है नहीं काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए, तो दोस्तों ये जो है जो कोर्ट्स होते हैं दोस्तों ऑर्डर देते हैं कि अपना जो ड्यूटी है परफॉर्म कीजिए। ठीक है, तो ये होगा मैंडेमस। नेक्स्ट दोस्तों देखिए प्रोहिबिशन दोस्तों, ये आपका जो प्रोहिबिशन है और सेरोरी दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, प्रोहिबिशन में दोस्तों क्या होता है कि इसका हिंदी होता है प्रतिषेध। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि टू स्टॉप और प्रोहिबिट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स डोंट क्रॉस योर लिमिट्स जुरिडिक्शन। कहने का मतलब होता है कि सपोज कि दोस्तों हाई कोर्ट है, किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट जैसे कोई सिविल कोर्ट है, कुछ ऐसा एक्शन ले रहा है जो उसका जुरिडिक्शन में नहीं है, तो दोस्तों हाई कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि ये जो है आप इस केस में ये एक्शन मत लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों ये रीट जारी होता है प्रोहिबिशन में। ठीक है, जब कोई हायर कोर्ट्स होता है, लोअर कोर्ट्स को आदेश देता है कि आप अपने जुरिडिक्शन को क्रॉस ना करें। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों प्रोहिबिशन। दोस्तों अगर मान लीजिए कि किसी लोअर कोर्ट्स ने अपने जो लिमिट जुडिक्शन को क्रॉस कर दिया है, तो उसके बाद दोस्तों ये आपको सेरोरी जो है रिट जारी किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, क्योंकि पता है कि लोअर कोर्ट्स ने गलती कर चुका है। उसके बाद दोस्तों इसमें सुधार होता है, इसलिए दोस्तों इसका पोस्टमार्टम नाम है सेरोरी का। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर हायर जुडिशरी को लगता है कि उसने गलती लिमिट को क्रॉस किया है, तो उसके जो डिसीजन उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये है आपका प्रोहिबिशन और सेरोरी में बेसिक अंतर। प्रोहिबिशन में दोस्तों पहले होता है किसी भी एक्शन के पहले उसको वार्निंग दिया जाता है, और सेरोरी में दोस्तों जब वो एक्शन घटित हो जाता है उसके बाद उसके एक्शन को क्वेश्चन किया जाता है। ये हुआ। नेक्स्ट दोस्तों जो पांचवा है, देखिए यहाँ पर पांचवा को वारंट, इसका मतलब होता है वाट इज योर अथॉरिटी। जैसे सपोज की जैसे ऐसा कि किसी ने दोस्तों किसी राज्य में अगर किसी व्यक्ति के पास, जैसे मान लीजिए किसी एक्स के पास दोस्तों बहुमत नहीं है और वो सीएम पोस्ट पर दोस्तों बैठ गया, तो जो विपक्ष के हैं दोस्तों लोग अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे, तो जो कोर्ट है पूछती है कि व्हाट इज अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के तहत आपने ये सीएम पोस्ट होल्ड किया है। तो दोस्तों उनको बताना पड़ेगा कि मेरे पास बहुमत है, बहुमत साबित करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया 5 रूल्स का मतलब सिंपल भाषा में। दोस्तों देखिए अब चलते हैं हम लोग बेल और पैरोल का मतलब समझेंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझेंगे। दोस्तों देखिए बेल क्या होता है, देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। और दोस्तों अगर पहले से ही मेंबर है तो मेरे चैनल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों उसको जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बेल का मतलब होता है बेल गिवन टू ए पर्सन नॉट कन्विक्टेड। ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कन्विक्टेड नहीं है, बस कोई भी एक्यूज्ड है अगर क्राइम का तो उसको बेल दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं दोस्तों एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे मनीष कश्यप, आपको पता है कि ये यूट्यूबर हैं। ठीक है, वीडियो बनाते हैं, सन ऑफ बिहार अपने आप को कहते हैं। ठीक है, तो ये मनीष कश्यप दोस्तों पता है कि वो जो तमिलनाडु वाला मैटर था उनको दोस्तों ये बेल मिल चुकी है 9 मंथ के बाद, 9 महीने के बाद उनको बेल मिला है। तो दोस्तों इनका अभी ट्रायल नहीं चला। ठीक है, अभी कन्विक्ट उसमें घोषित नहीं हुए हैं। तो दोस्तों जो भी पर्सन है जो केवल एक्यूज्ड है किसी भी क्राइम का, तो दोस्तों उनको बेल दिया जाता है। ठीक है, कुछ शर्तों के तहत बेल बॉन्ड वगैरह दोस्तों भरने के बाद। तो ये हुआ आपका बेल का मतलब। ठीक है दोस्तों, पैरोल का मतलब होता है दोस्तों गिवन टू ए कन्विक्टेड पर्सन, जो व्यक्ति दोस्तों किसी भी अपराध के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको सजा घोषित हो चुकी है, ट्रायल वगैरह सब समाप्त हो चुका है। दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है, जैसे राम रहीम, तो आपको पता है दोस्तों सो कॉल्ड गुरु राम रहीम, इनको दोस्तों अभी तक 9 बार पैरोल दिया जा चुका है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों अभी जो हाल ही में इनको 50 दिन का दिया गया है पैरोल। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस दोस्तों बेल और पैरोल में। और भी दोस्तों डिफरेंस आगे बता रहा हूँ। देखिए ये तो आपने बेल का डिविजन समझ लिया कि दिया जाता है किसको, केवल दोस्तों कन्विक्टेड पर्सन को, नॉट कन्विक्टेड पर्सन को केवल एक्यूज किया दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो सजा का दोस्तों सजा जिसका घोषित हो चुका है उसको पैरोल दिया जाएगा, जिसका सजा नहीं घोषित हुआ है उसको बेल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है कि देखिए दूसरा पॉइंट इसका जो डिफरेंस है, इंटायरली जुडिशियल एक्शन। ठीक है दोस्तों, बेल जो है हमेशा कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए पैरोल क्या है, जुडिशियल कम एडमिनिस्ट्रेटिव। दोस्तों ये देखिए ये जुडिशियल कम एडमिनिस्ट्रेटिव है। देखो पता है दोस्तों हरियाणा सरकार जो है राम रहीम को पैरोल देती है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होता है। ठीक है दोस्तों, जो ये आपको नेक्स्ट जो
डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों बेसिक 2 ही डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं जानना है। दोस्तों एक और आपको पता है कि जेल जो है दोस्तों बता दूँ स्टेट लिस्ट में आता है। और दोस्तों एक फरलो होता है टर्म, आपको उसका उसका भी दोस्तों मतलब क्या, देखिए बेल उसी को दिया जाता है जिसने दोस्तों जो किसी भी क्राइम के लिए जो निर्धारित कारावास की अवधि है उसका 1/3 दोस्तों अगर पूरा कर लिया तो उसको बेल मिलना चाहिए, मिलता भी है दोस्तों। अगर कोई पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति है जो अपने निर्धारित कारावास अवधि का 1/3 जेल में ही बिता लिया है, स्पेंड कर लिया है दोस्तों, उसको बेल मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब पैरोल और फरोल में डिफरेंस देखते हैं कि देखिए पैरोल में दोस्तों क्या होता है, अगर किसी के अपराधी का दोस्तों गुड कंडक्ट है, ठीक है, तो उसको शर्तों पर जेल की सज़ा का निलंबन ही पैरोल कहा जाता है। कुछ शर्तों पर जेल की सज़ा का निलंबन किया जाता है, उसको बाहर भेजा जाता है दोस्तों, उसको पैरोल कहा जाता है। यह दोस्तों राइट्स नहीं है, किसी भी कैदी का राइट्स नहीं है दोस्तों। ये जो पैरोल है कितनी बार मिल सकता है, देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट दोस्तों, कितनी बार मिल सकती है सीमा निर्धारित नहीं है दोस्तों। ये जिसे आपको पता है कि राम रहीम को अभी तक 9 बार दोस्तों पैरोल मिल चुका है, तो अब 20 बार भी दोस्तों मिल सकता है। तो दोस्तों पैरोल का कोई लिमिट नहीं है, कल कितना बार मिल जा सकता है, या कोई राइट नहीं है। जबकि वही दोस्तों आप देखेंगे कि ये फरलो के बारे में दोस्तों देखिए कि जेल से एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए दी गई छुट्टी है, मतलब एक फिक्स जो टाइम पीरियड है दोस्तों उसके लिए दी गई छुट्टी है दोस्तों। ये जो फरलो है कैदी का अधिकार होता है, और दोस्तों इसका समय सीमा निर्धारित होता है कि अलग अलग दोस्तों गवर्नमेंट का अलग अलग रूल है। तो ये जो फरलो का यही अंतर दोस्तों देख लीजिएगा, फरलो और पैरोल में डिफरेंस। अब दोस्तों देखिए क्राइम्स, और देखिए पता है कि 2 प्रकार का दोस्तों क्राइम्स होता है हमारे दोस्तों, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में दोस्तों 2 प्रकार के क्राइम की चर्चा की है दोस्तों। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल का दोस्तों हिंदी होता है संज्ञेय अपराध, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल का दोस्तों असंज्ञेय अपराध। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन होता है दोस्तों, कोई भी हीनियस क्राइम, सीवियर क्राइम, जैसे दोस्तों रेप, आपको बलात्कार का केस हो गया दोस्तों, चाहे मर्डर, हत्या कर दिया। और दोस्तों और जो है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, जैसे दोस्तों डॉरी डेथ, अगर किसी महिला का दोस्तों दहेज के कारण डेथ हो गया है तो उसमें दोस्तों कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहा जाता है दोस्तों। और देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोस्तों किसको कहा जाता है, जैसे पेटी क्राइम्स, छोटे मोटे क्राइम, जैसे दोस्तों चोरी किसी ने कर लिया है, कोई किसी ने झूठ बोल दिया है दोस्तों, किसी ने किसी को मानहानि कर दिया, तो डिफेमेशन, चीटिंग, फर्जरी, ये सब जो दोस्तों सब केस होते हैं, ये छोटे मोटे क्राइम होते हैं, इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाएगा दोस्तों। देखिए अब दोनों में अंतर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल समझ गए। अब दोस्तों देखिए पुलिस कॉग्निजेबल में दोस्तों देखिए पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ ए कोर्ट। देखिए कॉग्निजेबल दोस्तों क्या है कि चूँकि ये खतरनाक हीनियस क्राइम है दोस्तों, ज़्यादा मैंने सीवियर नेचर का है, तो इसमें पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ ए कोर्ट दोस्तों, इसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए किसी प्रकार के कोर्ट का वारंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉग्निजेबल में। वही दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल जैसे छोटे क्राइम्स होते हैं उसमें दोस्तों पुलिस कैनॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, उसमें आपको दोस्तों वारंट कोर्ट से लेना ही पड़ेगा। तो यही अंतर है दोस्तों, तो यही मैंने दोस्तों को बता दिया। ऑफेंस ये हो गया। और लास्ट में दोस्तों देखिए कुछ टर्म है बेलेबल, आपको पता है कि बेलेबल ऑफेंस ये जमानती, इसमें जमानत मिलता है दोस्तों। नॉन बेलेबल गैर जमानती, ठीक है दोस्तों। और देखिए एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानती। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है दोस्तों कि केस में सुनवाई होने, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है दोस्तों को पुलिस गिरफ्तार करने वाले, तो पहले ही दोस्तों कोर्ट से जाके बेल लेने का कोशिश करता है, इसको एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। केस दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक सिविल केस, एक क्रिमिनल केस। तो सिविल का हिंदी दोस्तों पता है कि आपको दीवानी होता है, और क्रिमिनल का होता है अपराधी या फौजदारी, ठीक है। तो सिविल केस का दोस्तों एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों, देखिए शादी है, तलाक है, भूमि है, विवाद है, ठीक है। तो सिविल का मतलब जिस कोई शादी ब्याह का दोस्तों केस है, चाहे तलाक का है, भूमि विवाद, ये सब सिविल केसेज होते हैं। क्रिमिनल में दोस्तों हत्या, रेप, ठीक है, मर्डर, सब को पता ही है। अब दोस्तों कस्टडी भी 2 प्रकार का होता है, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। देखिए दोस्तों पुलिस कस्टडी मतलब अगर किसी को व्यक्ति, अगर पुलिस कोई भी दोस्तों अपराधी जो है वो पुलिस कस्टडी में नहीं जाना चाहता है, उसका जो वकील होता है मांग करता है कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, क्योंकि वो पता है दोस्तों पुलिस कस्टडी में ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पुलिस जो है 3rd डिग्री का टॉर्चर करती है, मारती है, पीटती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पुलिस कस्टडी, मतलब पुलिस का जो दोस्तों जो जो कोठरी होता है दोस्तों उसमें रहता है, पुलिस पूछताछ करती है, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी में दोस्तों कोई व्यक्ति है दोस्तों जेल में रहता है, ठीक है, वो जो कोर्ट के मतलब सुपरविजन में रहता है दोस्तों। ये 5 दिन 14 दिन का होता है, जिससे आपको पता है दोस्तों। एग्जांपल के लिए हेमंत सोरेन जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों, इनको 5 दिन का जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। ईडी, आपको पता है कि ईडी ने इनको अरेस्ट किया है। तो ये होगा दोस्तों चार्जशीट मतलब आरोप पत्र। पता है दोस्तों कि चार्जशीट फाइल का पुलिस को करना पड़ता है, उसमें सारे सबूत जो है दोस्तों उसको अटैच करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए मैंने बहुत सारे जो है
जुडिशल टर्म जो हुए हैं, चाहे दोस्तों जुडिशल टर्म बताएं दोस्तों, फिर जेल, पैरोल, फरलो में डिफरेंस आपको बता दिया, फिर आपको बता दिया रिट्स 5 प्रकार के होते हैं, उनका मतलब बता दिया। और दोस्तों ये आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तो दोस्तों ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बहुत जानना जरूरी है सभी के लिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे हैं दोस्तों। तो ये सब जो आम चीज़ें हैं आपको, क्योंकि हर आप आए दिन दोस्तों जब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें सब न्यूज़ पेपर में रहता है, तो ये सब जानेंगे तो दोस्तों अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आगे भी दोस्तों इसी प्रकार का, जो आपको पता है कि कल जो है, जो भी कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं मेरे दोस्त भाई बहन, सभी को ऑल द बेस्ट। जाइए आप लोग कॉन्फिडेंट होकर दोस्तों इंटरव्यू दीजिए। किसी प्रकार का दोस्तों हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि बहुत लोग आप लोग बताए हुए होंगे, मैं ही बता दूं दोस्तों कि जैसे ही आप जो है वेल ड्रेस्ड प्रॉपर ड्रेस में सब दोस्त टाइम पे पहुंच जाएगा, अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही कॉल आएगा तो गेट को खोलना है दोस्तों, मे आई कम इन सर बोलना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही दोस्तों कोई जो चेयर रहेगा उसके पास आप लोग जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर सभी को गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम रहेगा दोस्तों, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, जो भी वहाँ रहेंगे करना है। उसके बाद दोस्तों तब तक इंतजार करना है जब तक कि उधर से कहा ना जाए कि बैठ जाइए। बैठते हैं दोस्तों, आपको फिर से सैल्यूटेशन अभिवादन करना है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो भी है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है पूछा पूछी का हो, तो आप लोग जवाब देना ही है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों बोलते हैं यस यू कैन लीव नाउ या यू कैन गो नाउ, तो फिर दोस्तों थैंक यू बोलना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे आपको हाँ दोस्तों, पीछे नहीं फिर घूम के देखना है। ऐसा बहुत बार होता है कि क्या कितना नंबर दिया जा रहा है, ऐसा लोग देखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अपना काम खत्म किए, बस निकलिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे भी दोस्तों चूँकि पता है कि मेरा 16 तारीख को है, तो हम भी अपने दोस्तों तैयारी में लगे हुए हैं। जो भी जितना भी दोस्तों रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके साथ मैं साझा करूँगा, जो भी मैं तैयारी करते जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।